जय हिंद। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने इतिहास को किस ढंग से पढ़ा जाए, किस ढंग से ना पढ़ा जाए, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा किए थे। आज हम जो इतिहास है, इतिहास के हम सेशन के वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं इतिहास के स्रोत, इतिहास को मतलब किस तरीक़ा से मतलब बांटा गया है, इनके कौन कौन से स्रोत है, इन सारे चीज़ों के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेनली इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहली बात तो इसको कौन कौन सा भाग है, प्राक इतिहास, आर्ध इतिहास और एक ऐतिहासिक। लेकिन इसको तो कोई ना कोई तो लोग होंगे जो इसको बांटे होंगे। तो एक हीरो था जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस ने इसको बांटा 3 भागों में, जिसका नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्राक इतिहास, आर्ध इतिहास और एक ऐतिहासिक। लेकिन इसको कुछ ना कुछ तो ऐसी वजह होगी जिससे ये बांटे होंगे। तो उन्होंने बोला था कि जहाँ जहाँ पुरातात्विक खोज हुए हैं और जहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले हैं चाहे ना मिले हैं, उसके आधार पर इसको बांटा गया था। तो जैसे अगर हम प्राक इतिहास को अगर देखेंगे तो प्राक इतिहास क्या है, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, तो बिल्कुल मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं तभी ना इसको हम बोल रहे हैं कि प्री हिस्ट्री या फिर कोई ऐसी खोज हुई है कि तब इसको अनुमान लगाया होगा कि ये इस इतिहास या इस कालखंड से ये रिलेटेड होगा, बोल के इसको क्या बोला गया, प्राक इतिहास। तो यहाँ पर क्या लिखित साक्ष्य यानी लिखा हुआ कोई साक्ष्य मिले हैं, कोई सबूत है ऐसा जो इसको बताता हो, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर लिखित साक्ष्य जो है नहीं मिले थे। तो यहाँ पर क्या चीज़ में पुरातात्विक खोज यहाँ पर हुए, साक्ष्य मिले, लेकिन इसके लिखित जानकारियाँ नहीं मिली। इसके वजह से इसको क्या बोला गया, प्राक इतिहास बोला गया। दूसरा आर्ध इतिहास। आर्ध इतिहास में क्या हुआ, पुरातात्विक खोज हुई थी। यानी कि देखिए खोज मतलब क्या हुआ, जैसे हम कोई चीज़ को खोज करते हैं तो बताते हैं ना कि ये इस काल से, इस कालखंड से रिलेटेड होगा, या फिर कोई हड्डियाँ, कुछ भी समथिंग। तो यहाँ पे आर्ध इतिहास को किसको बोला गया, तो इसमें पुरातात्विक खोज तो हुई थी, तो बिल्कुल हुई थी। लेकिन क्या यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले थे, तो लिखित साक्ष्य मिले थे, लेकिन इसको क्या हुआ था, इसको पढ़ा नहीं जा पाया था, पढ़ा नहीं जा सका। अब यहाँ तीसरा देखते हैं यानी कि ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक किसको बोला गया, जहाँ पर पुरातात्विक खोज हुई, इसमें हुई थी, बिल्कुल हुई थी, लेकिन क्या लिखित साक्ष्य मिले थे, लिखित साक्ष्य मिले थे, और इसमें क्या हुआ था, इसको पढ़ा भी जा सका था, इसको क्या पढ़ा भी जा सका। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से बांटा गया है। अब इसका डेफिनेशन का बात करेंगे, जैसे बोलेंगे प्राक इतिहास यानी प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का अगर डेफिनेशन का बात करेंगे तो कैसे होगा, वह इतिहास या फिर वह कालखंड जिसके अंतर्गत मतलब लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, वैसे कालखंड को हम क्या कहते हैं, प्राक इतिहास। आर्ध इतिहास किसको बोलते हैं, वैसे कालखंड जिसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उसको पढ़ा ना जा सका, वैसे कालखंड को हम क्या कहते हैं, अर्ध इतिहास। ऐतिहासिक किसको बोला जाता है, वह कालखंड जिसके अंतर्गत क्या हुआ, लिखित साक्ष्य मिले लेकिन और उसको क्या हुआ, पढ़ा भी जा सका, तो वैसे मतलब कालखंड को क्या बोला गया, ऐतिहासिक बोला गया। तो क्रिश्चियन जो माफ कीजिएगा, रॉबर्ट ब्रूस जो था, रॉबर्ट ब्रूस ने इसको इस आधार पे मतलब लिखित साक्ष्य के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा था, जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और एक होता है हिस्टोरिक। ये अब तो क्लियर हो गया। फिर एक वैज्ञानिक आए, मतलब बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, जिसका नाम था क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। इसने क्या कर दिया, बोला कि देखो ये जो लिखा उखा है इसको हमको बात समझ में नहीं आता, ये सबको बात को हटाओ। यानी कि ये जितने भी हमने बताया आपको, ये जो टोटल आपको यहाँ पर प्राक इतिहास, आर्ध इतिहास और ऐतिहासिक, यानी कि जिसमें लिखा हुआ मिला, जिसमें लिखा हुआ रहे, उसको इस आधार पे बांटा गया था। लेकिन क्रिश्चियन थॉमसन ने बोला कि ये सब चीज़ को हटाओ, इस आधार पे हम इतिहास को नहीं पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे जहाँ पर जिस एज में, जैसे मान चलिए ये प्राक इतिहास, ये एज जो है, इस एज में कौन सी धातु है, लोहा, पत्थर, कंकड़, कुछ भी हो सकता है, कौन सी धातु है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज हुई है, तो उस आधार पे हम इतिहास को बांटेंगे। क्या बोला, उस आधार पे उसको बांटेंगे, यानी कि धातु के आधार पे बांटेंगे। ये किसने बोला, तो क्रिश्चियन जॉन थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने इसको बोला था। तो प्राक इतिहास यानी कि इस काल में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु की यूज हुई थी, तो इस काल में सबसे ज़्यादा जिस धातु का यूज हुआ था उसका वो था पत्थर। इसलिए इस काल को हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल या फिर स्टोन एज। इसके बाद अगर जैसे कि आर्ध इतिहास, तो आर्ध इतिहास में हम क्या बताया था, जिस मतलब लिखित साक्ष्य मिले लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका, वैसे काल को आर्ध इतिहास। लेकिन क्रिश्चियन थॉमसन ने बोला कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यानी किस धातु का ज़्यादा यूज हुआ है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कांसा का यूज हुआ था। क्या चीज़ है, कांसा, यानी कि ब्रोंज का सबसे ज़्यादा यूज हुआ था। इसलिए उसने बोला कि भाई ये जो काल होगा यानी आर्ध इतिहास, इसको बोला जाएगा ब्रोंज एज, यानी कांसा युगीन काल। तो जैसे कि आप सिंधु सिविलाइजेशन देखते हैं, तो सिंधु से आप पढ़ते होंगे, तो इसको बोला जाता है कांसा युगीन सभ्यता, यानी कि सिंधु सभ्यता को ये कांसा मतलब युग के थे, तो इसलिए ये आर्ध इतिहास को ब्रोंज एज बोला गया। ऐतिहासिक में क्या हुआ था, ऐतिहासिक में मतलब सबसे ज़्यादा किस धातु का यूज हुआ, तो यहाँ पर नॉर्मली क्या था, लोहा का सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज देखने को मिला था, इसलिए इस कालखंड को आयरन एज बोला गया। अब यहाँ तक आपको शायद समझ में नहीं आया तो फिर से समझिए। देखिए प्राक इतिहास उसको बोला गया जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिसको
पढ़ा मिलेगा तब ना पढ़ेंगे, तो यहाँ पर नहीं मिलवे नहीं किया था, इसलिए इसको प्राक इतिहास। आदि इतिहास किसको बोला जाता है? जिसमें लिखित साक्ष्य मिले लेकिन इसको पढ़ा ना जा सका, वैसे काल को क्या बोले थे? आदि इतिहास। इस ऐतिहासिक में किसको बोला गया? जिसमें लिखित साक्ष्य मिले उसको पढ़ा भी जा सका, तो वैसे कालखंड को क्या बोले थे? ऐतिहासिक। लेकिन यहाँ पर ये किसके हिसाब से बांटा गया था? रॉबर्ट ब्रूस के हिसाब से। लेकिन क्रिश्चियन जॉन थॉमसन के हिसाब से क्या बोला कि ये लिखित सिखित हमको समझ में नहीं आता है, हम सीधा बांटेंगे किस आधार पर? तो धातु के आधार पर। तो इन्होंने धातु के आधार पर इसको बांट दिया। बोला कि भाई एक वो होगा जो प्राक इतिहास, उसको ब्रोंज एज बोला जाएगा, माफ कीजिएगा स्टोन एज, अब आदि इतिहास को ब्रोंज एज, और ऐतिहासिक को क्या बोला जाएगा? आपको आयरन एज। तो इस आधार पे इसको बांटा गया। तो हम लोग आज किस चीज़ के ऊपर में डिस्कस करेंगे? तो आज हम ये प्राक इतिहास जो टोटल आप यहाँ देख रहे हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल, इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे अब इस सब समय काल यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जैसे पुरापाषाण 25 लाख से आपको 12 के बीच में ये समय काल था, मध्यपाषाण में 12 के से 5 के, फिर नवपाषाण में 5 के से 3 के बीच में इसका क्या था? समय काल। के का मतलब होता है 1000, जैसे आप यूट्यूब में देखते हो के होता है 1000, एल का मतलब लाख। यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट्स में यहाँ लिख दिया है। मध्यपाषाण। यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा जीवन इंसान ने बिताया था, यानी कि कौन सा ऐसा कालखंड है, अगर क्वेश्चन आएगा जो कौन ऐसा कालखंड था जहाँ पे इंसान ने सबसे लंबी जिंदगी अपनी बिताई थी, तो ये एज था आपको पुरापाषाण। 25 लाख से आपको कितना 12 के बीच तक इंसानों ने क्या कर दिया था? अपना जीवन व्यतीत किया था। तो चलिए समझते हैं इन सारे चीज़ों के बारे में। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण क्या क्या थे, इसकी विशेषता क्या, स्रोत थे, क्या क्या चीज़ का यहाँ प्रयोग हुआ था, कौन कौन से स्रोत मिले हैं जिससे हम पता कर पाएँ कि ये आपका क्या है? प्राक इतिहास है। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए हमने इसको कैसे 3 तरीक़ा से यहाँ पर बॉक्स बनाए हैं। इन बॉक्सों में सभी को समझाने की मैंने कोशिश किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले मैंने पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ऐसे सीरियल में मैंने पहले अवधि यानी कि इसका काल कितने दिन से कितना दिन चला, जीवन कैसे बिताते थे, हथियार कैसी थी, और इसको कैसे क्या क्या चीज़ स्रोत है, ताकि हम इस चीज़ों को जान सके। और यहाँ पर कौन कौन से काल में कौन कौन चीज़ों की क्या हुई थी, खोज हुई थी, ये सारी चीज़ों को मैंने इस तरीक़ा से बांट दिया है। चलिए आप समझते हैं। देखिए पुरापाषाण जो था इसका अवधि जो था 25 लाख से 12 के, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद मध्यपाषाण 12 के से 5 के, और यहाँ देखिएगा नवपाषाण तो 5 के से 3 के बीच में चला था। मैंने एल का यानी कि लाख और के का मतलब 1000, ये आप जानते हो, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। आप इसमें वो मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जीवन इसका कैसा था, तो ये लोग जो थे यानी पुरापाषाण काल की अगर हम बात करेंगे तो ये लोग खाद्य संग्रहक थे। खाद्य संग्रहक उसको कहा जाता है जो अपने खाने पीने के सामान अगर किसी जगह पे ख़त्म हो जाती है तो वो खाने पीने सामान किसी दूसरे जगह पे जाके खोजने बिनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? खाद्य संग्रहक। जैसे मान चलिए मेरा इस एरिया में खाना नहीं है तो मैं खाना के लिए बाहर जाऊँगा या फिर भटकूँगा। तो यहाँ के तो लोग पहले आपको पता है आदिमानव जैसे जीवन रहा करते थे, और ये लोग खाने पीने के लिए एक जगह स्थिर ना रह के दूसरे जगह पे अपना समय जो मतलब निवास था वो बदलते रहते थे। तो ये लोग कैसे थे? मतलब खाद्य संग्रहक थे, आखेटक थे, खानबदोश जीवन जीते थे। अब यहाँ पर प्लस यहाँ ये क्या हो जाएंगे? शिकारी थे ये लोग। देखिए खानबदोश किसको बोला जाता है? तो मतलब जैसे देखिए उन लोग के पास कोई ये मतलब एक होता है कि जैसे ये दादा है, परदादा है, नाना है, नानी है, वो लोग समझ में नहीं आता। कोई इंसान अगर मन भी जाते थे तो उनको ये पकड़ के खाने स्टार्ट कर देते थे। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता? खानबदोश। मतलब ये लोग कैसे जीवन व्यतीत करते थे? खानबदोश जीवन व्यतीत करते थे। और ये लोग क्या थे? शिकारी थे। ये लोग शिकार करके खाना अपना जानते थे, क्योंकि इनको खाना बना मसाला वसाला तो कुछ पता है था ही नहीं। तो ये क्या करेंगे? मतलब जो भी चीज़ मिला उसको चख देते थे बढ़िया से। तो यहाँ पर क्या था? जीवन इनका इस तरीक़ा से ये लोग अपना रहते थे। ये लोग यहाँ पर देखिए मध्यपाषाण, यहाँ पर 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक खाद्य संग्रहक, आखेटक। यहाँ भी आखेटक थे और दूसरा खाद्य संग्रहक यानी कि घूम घूम के खाने वाले। लेकिन यहाँ पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, मतलब पशुओं को पालने की शुरुआत हो चुकी थी। किसमें? तो ये हो गया था मध्यपाषाण में। तो यहाँ पर इसको शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे पहले जिसको पाला गया था वो थे कुत्ता। वो किसको पाला गया था? तो कुत्ता को सबसे पहले मध्यपाषाण काल में इसको क्या बनाया गया था? पालतू बनाया गया था। इसके बाद सिस्टमेटिक तरीका यहाँ खैर था नहीं, लेकिन इंट्रोड्यूस हो रहा था ये सारी चीज़ें। उसके बाद नवपाषाण काल में देखेंगे तो ये 5 के से 3 के बीच में इसको देखा जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे जीवन व्यापन करते थे ये लोग? तो ये लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से करते थे। देखिए यहाँ पे ये लोग कृषि जो यहाँ पर हुई थी, या अगर मध्यपाषाण में अगर कृषि की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पर ये लोग क्या हुए थे? इंट्रोड्यूस हुए थे। जो कृषि नाम करके भी कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ को हम उगा के उसको खा सकते हैं, ये लोग इंट्रोड्यूस हुए थे। लेकिन इसको किस तरीक़ा से आगे करना है, कैसे बढ़िया से रोपना है, उसको खाना है, इससे इंट्रोड्यूस ये लोग यहाँ पर हुए थे। इसको सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर ये लोग क्या करने पाए? कृषि वगैरह ये सब बढ़िया तरीक़े से करने लगे। उसके बाद यहाँ पर स्थायी निवास
होने लगे। जैसे कि आप पहले में देखिएगा पूरा पाषाण काल में, तो पूरा पाषाण काल में ये लोग अस्थायी रूप से नहीं रहते थे, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह यानी कि खाद्य संग्रह के रूप में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह निवास करते थे। लेकिन नव पाषाण काल में ऐसा नहीं था, ये लोग अस्थायी निवास हो गए, क्योंकि ये लोग पशुपालन और उसके साथ कृषि ये सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से लोग जानने लगे। यहाँ पर गेरुवर्णीय मृदभांड मिले हैं। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए चीज़ें। जैसे मिट्टी से बनी क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग थाली हो सकता है, बर्तनें, कई सारे बर्तनें होती है। तो बर्तनों जो मिट्टी के द्वारा जो बर्तनें बनाई जाती है उसे कहा जाता है मृदभांड। और ये हस्तिनापुर में इसके साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल के। तो ये हस्तिनापुर ये कहाँ है, तो यूपी में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम समझते हैं इसके हथियार। ये लोग हथियार में क्या क्या चीज़ें यूज करते थे, तो हथियार में ये लोग क्वार्टजाइट, सल्ख, ब्लेड और बड़े पत्थरों का प्रयोग करते हैं। स्वाभाविक है, इन लोग को कुछ पता था नहीं कि कैसे मतलब कैसे शिकार किया जाता है, कैसे किसी को मारा जाता है। तो ये लोग जैसा तैसा भी पत्थर वगैरह मिलता था सीधा जाके क्या कर देते, फेंक देते थे। अब फेंक के आप शिकारी कर देते। तो ये लोग क्वार्टजाइट, याद रखिएगा, क्वार्टजाइट, सल्ख, ब्लेड और यहाँ ब्लेड और बड़े बड़े पत्थरों का यहाँ पे क्या क्या करते थे, ये लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्य पाषाण काल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता था, अगर हथियार की बात करेंगे तो ये लोग माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब होती है छोटा और लिथ मतलब होते हैं पथड़े, ठीक है। तो लिथ यहाँ पे क्या था, माइक्रोलिथ, यहाँ सूक्ष्म हथियार। ये लोग थोड़े क्या होने लगे, समझदार होने लगे और छोटे छोटे हथियार का प्रयोग करने लगे थे। तो इसमें सूक्ष्म हथियार क्या होते थे, ये पत्थर होते थे। पहले बड़े बड़े बोल्डर होते थे जो को चला के ऐसे फोड़ देते थे माथा उठा, लेकिन अभी क्या हो गया, ये लोग थोड़े से बौद्धिक तरीके से विकास हो रही थी और यहाँ पे ये लोग क्या माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म पत्थरों का यूज करके शिकार वगैरह किया करते थे। इसके बाद अगर नवपाषाण काल के देखेंगे तो ये मध्य पाषाण नवपाषाण को संक्रमण काल भी कहा जाता है। एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था खाद्य संग्रह अखेटक, यहाँ भी देखिए खाद्य संग्रह अखेटक था। तो ये दो चीज़ में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर कॉमन मिल रही है। तो देखिए ये जो मध्य पाषाण था, क्या था, मध्य पाषाण और नवपाषाण, इसमें ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस नहीं मिलेगी आपको। मतलब मध्य पाषाण जो है और नवपाषाण ये मतलब दोनों का पैरेलल चल रही थी। क्या चल रही थी, पैरेलल, मतलब एक बराबर मतलब अवधि पर चल रही थी। इसलिए इस काल को यानी कि नवपाषाण को हम बोलते हैं, मध्य पाषाण प्लस नवपाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। इसको आप मतलब ये नहीं कि कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया संक्रमण काल किसको कहा जाता है, तो मध्य पाषाण और नवपाषाण की जो पैरेलल चल रही होती है समय, उसे हम कहते हैं क्या चीज़, संक्रमण काल। तो यहाँ पर आपने नवपाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण के हथियार के बारे में समझ गए। अब हम तीसरा चलते हैं स्रोतों के आधार पे। अब ये स्रोत क्या है, तो स्रोत के आधार पे तो हम बता पाएंगे ना ये चीज़ इस मतलब काल विधि से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए स्रोत क्या है, हथनोरा, हथनोरा कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। अत्रिपक्कम ये क्या, तमिलनाडु में। यहाँ पे क्या मिले हैं, तो मानव के कंकाल और उसके साथ साथ खोपड़ियाँ मिले हैं। क्या मिले हैं, मानव के कपाल यानी कि उनका सर और उसके साथ क्या मिले, कंकाल यानी शरीर की हड्डी। इससे पता चलता है कि ये कौन सा काल से रिलेटेड था, तो ये था आपको पूरा पाषाण काल से। इसके बाद भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर क्या मिले, नर्मदा घाटी जो है, नर्मदा घाटी की मतलब वहाँ पर क्या मिले हैं, चित्रकारी का साक्ष्य। यहाँ पर लोग चित्रकारी भी करते थे, मतलब चित्र जैसे कुछ बना दिए, जैसे ईमान चलिए ई बना दिए ऐसे करके, या फिर कोई शेर भालू वगैरह बना दिए, तो इससे हम लोग पता कर लिए कि ये कौन सा काल का हो सकता है, ये पूरा पाषाण काल के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भीमबेटका बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए भीमबेटका की जो चित्रकारी है ये तीनों काल में आपको देखी जाती है, मध्य पाषाण काल में भी, सॉरी ये मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में भी क्या तीनों काल के पैरेलल में चलती है। कौन सी, तो भीमबेटका। तो ये चीज़ याद रखिएगा, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, ये नर्मदा, ये चित्रकारी के लिए क्या तीनों काल में देखी जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मध्य पाषाण, यहाँ पर चौपनी माडो, सराय नहराय, ये यहाँ पर क्या मिले हैं, मृदभांड का मिले हैं। मृदभांड जैसे मैंने आपको पहले बताया, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टियों से बने हुए बर्तने। तो यहाँ पर मिट्टी से बने हुए बर्तने जो किससे रिलेटेड था, मध्य पाषाण काल से। ये कौन सा है, सराय नहराय और एक चौपनी नामाडो, यही से यूपी में है। ये एक होता है बागोर और दूसरा है आदमगढ़। ये दोनों जो है आपको क्या के लिए प्रसिद्ध था, मतलब क्या चीज़ के लिए यहाँ पर इसको जाना जाता है, तो ये पशुपालन के यहाँ पर साक्ष्य मिले थे और जो कि किससे रिलेटेड थे, तो ये आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड थे, ठीक है। अब नवपाषाण काल में चलते हैं। नवपाषाण काल में बुर्जोहोम है। बुर्जोहोम क्या है, कश्मीर में, यहाँ पर गर्त आवास मिला है। गर्त आवास मतलब, गर्त मतलब होता है गड्ढा, आवास मतलब होता है रहना, तो यानी कि गड्ढे में ये लोग यहाँ पर क्या होते थे, रहा करते थे। दूसरा यहाँ पर यह भी मिला है कि यहाँ पर कुत्ते जो थे, कुत्ते के साथ मालिक जो होते थे ना, वो कुत्ते के साथ दफना दिया जाता था। यहाँ पर ऐसी प्रथाएं देखने को मिली है किसमें, तो नवपाषाण काल में। यहाँ गुफा कराल जो कश्मीर में है, कई साक्ष्य यहाँ पर इस तरीक़ा से रिलेटेड यानी नवपाषाण से रिलेटेड कई सारे साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। चिरांद और सराय आपको सहारन जिला जो बिहार में है, यहाँ हड्डियों के औजार मिले हैं, ठीक है। क्या मिले, हड्डियों के औजार
जो कि हड्डियों से क्या करते थे, शिकार वगैरह करते थे, तो हड्डियों का औजार यहाँ पे मिला है। कोल्डी हुआ, यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं, या फिर चावल के क्या मिले साक्ष्य, जो 7000 मतलब ईसा पूर्व के थे। मेहरगढ़, यहाँ पर कृषि का मतलब सबसे पहले क्या मिला था, प्रमाण मिला था। मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्या है, बलूचिस्तान में है। और सुलेमान किरथर, ये पहाड़ियाँ है आपके कहाँ की, पाकिस्तान की। तो यहाँ पर क्या मिले, गेहूँ। और एक जो मिला है, जो सबसे पहले इंटरव्यू कहाँ मिला था आपको, ईरान में। तो ये आप याद रखिएगा, जो सबसे पहले अगर बात किया जाएगा तो ये ईरान में मिला था। और गेहूँ की बात करेगा तो सुलेमान किरथर, ये पहाड़ियाँ हैं कहाँ आपको, पाकिस्तान की। तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिए, जो कृषि सबसे पहले इंट्रोड्यूस अगर हुआ था तो वो हुआ था मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान में है। और चावल की पहला साक्ष्य वो जो 7 के यानी 7000 ईसा पूर्व में मिला था, वो कोल्डी हुआ में मिला था। और एक ठो नया मतलब नई खोज हुई है, जिसके तहत अभी माना जाता है कि 8 के यानी 8000 ईसा पूर्व पहले ही हम लोगों ने चावल का पहला साक्ष्य जो है लुहरा देव नाम की जगह, यानी लुहरा देव, इस जगह पे सबसे पहले हम लोग क्या चावल के साक्ष्य मिल गए। ये लुहरा देव कहाँ है, तो आप याद रखिएगा यूपी में है। जैसे कि हम लोग पहले इतिहास जानते थे कि ये कोल्डी हुआ जो है 7 के यानी 7000 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उससे भी पुराना साक्ष्य अभी हम लोग को यहाँ मिला है, जो कि कहाँ है, यूपी में कोल्डी हुआ में चावल के क्या मिले, साक्ष्य मिले हैं। ये नया ये है, ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़, ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पे समझ गए। इसके बाद समझते हैं कि यहाँ पर खोज क्या क्या चीज़ की हुई थी। तो यहाँ समझिए, पशुपालन पशुपालन बोले पूरा पाषण को, तो पूरा पाषण काल में जो सबसे जो पहली खोज हुई थी वो आग की हुई थी। देखिए, आग की तो खोज हुई कि आग एक चीज़ है जिसको हाथ लगाने से क्या होता है, डर जाती है। मतलब डर का मछली थोड़ी ना है, हाथ लगाने से क्या हो जाती है, पक जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आग की खोज हुई, लेकिन आग को किस तरीके से यूज करना है इन लोगों को पता नहीं था, ठीक है। मध्य पाषाण काल में आएंगे तो यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीका से आग को क्या करने लगे, ये लोग यूज करने लगे कि आग का बना हुआ खाना क्या होता था, टेस्टी होता था। लेकिन यहाँ पर एक मतलब इस तरीके से घटना बताई जाती है पूरा आपको, कौन सा, पूरा पाषाण काल में, कि एक बार हुआ था कि बिजली गिर गई थी मतलब आपको जंगलों में, जिसके तहत कई सारे पशुएं मर गई थी। पशु को मरने के बाद वहाँ पे जो आदि मानव सब थे वो लोग जाके उसको खाने लगे, तो बड़ा टेस्टी लगने लगा उनको। तो लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि आग है क्या, बस इंट्रोड्यूस हुए थे, देखे थे कि आग नाम का कोई चीज़ होता है। बाद में इसको अच्छी तरीक़ा से प्रयोग करने की शुरुआत कहाँ से हो गई थी, आपको मध्य पाषाण में। ये लोग आग को अच्छे तरीके से यहाँ पर खाना जो मतलब जला उला के खाने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन कृषि जो था, ये लोग पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे। क्या हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे। जिस तरीका से इंट्रोड्यूस आपको यहाँ पर आग हुआ था पूरा पाषाण में, उसी तरीका से यहाँ मध्य पाषाण में क्या हुआ था, ये लोग इंट्रोड्यूस हुए थे किससे, कृषि से। लेकिन कृषि को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जाना है, ये लोग इसको पता नहीं था। यहाँ पर आइएगा 9 पाषाण में, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये लोग सिस्टमेटिक तरीके से कृषि वगैरह सब करने लगे। पहिया जो होती थे यहाँ मतलब दूर दराज जाने के लिए पहियों का यूज करने लगे, ठीक है। पशुपालन समाज जो था एक व्यवस्थित ढंग से रहने लगा, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह अपना नहीं रहना पड़ता था। तो इस तरीके से समाज और ग्राम वगैरह सब रहने लगे। अब इसे कुछ मोटे मोटे चीज़ें जानते हैं जो जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक यानी पुरातत्व के जनक किसको बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसके बाद अगर पुरातत्विक प्लस भूगर्भ अगर विज्ञान का अगर बात करेंगे तो किसको बोला जाता है, रॉबर्ट ब्रूस को बोला जाता है। कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क में है, जो यूरोप में है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये विश्व का संग्रहालय है। यहाँ पे बहुत सारे हिस्ट्रियाँ आपको मतलब मिल जाएगी, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी सामान वगैरह खोज वगैरह होता है, ये बहुत ही बड़ा फेमस जगह है, ये विश्व संग्रहालय यहाँ पे मिलता है। तो अभी आप लोगों ने क्या क्या चीज़ समझ गए, इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, हिस्ट्री जो था इसको हमने 3 भागों में बांटा था, जिसको पहले बोला गया था प्री हिस्ट्री, इसको बोला गया था प्रोटो और इसको बोला गया हिस्ट्रिक, ठीक है। देखिए, हिस्ट्री किसको बोला जाता है, जिसके अंतर्गत वो कालखंड जिसके अंतर्गत हमको क्या मिले, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, वैसे कालखंड को हम क्या कहते हैं, प्राक इतिहास यानी प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री किसको बोला जाता है, इतिहास को वो कालखंड जिसके अंतर्गत हमको लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसको हम पढ़ा नहीं जा सका, वैसे कालखंड को प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आदि इतिहास। ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक किसको बोला जाता है, वो कालखंड जिसके अंतर्गत हमको लिखित साक्ष्य मिले हैं और उसके साथ साथ हम उसको पढ़ा भी जा सका, वैसे कालखंड को हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक कहते हैं। इसको यानी कि प्री हिस्ट्री में हम क्या क्या चीज़ को बांटे थे, प्री हिस्ट्री में हमने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और एक चीज़ 9 पाषाण, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे चीज़ें खत्म होने के बाद अब जो समय आता है वो आता है आपको 2500 से 1750 के बीच। इसके बीच कौन सा काल आता है, तो आपको पता है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आती है। तो हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे सिंधु सभ्यता को पूरी अच्छे तरीके से समझने के लिए। आई होप ये पूरे चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम अगले क्लास में सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।